नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार की ताजपोशी हो गई है और उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान समारोह में कौन कौन शामिल हुआ, बता रहे हैं संवाददाता शुभम वोगल। कश्मीर में नई सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है। उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेंगे। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके अलावा अन्य कई मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम जो बड़े दिग्गज है इंडिया गठबंधन के कई अन्य दलों के नेता भी इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 साल बाद एक बार फिर जो है उमर अब्दुल्ला अब यानी कि कह ले कि इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो इस जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेंगे और ये इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम माना गया। हालांकि हम अगर देखें तो 10 साल बाद जो है चुनी हुई सरकार बनी है। अगर हम चुनाव के दौरान की बात करते हैं तो सभी की निगाहें जो है जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई थी और जिस तरह से बीजेपी की दावेदारी की जा रही थी, हालांकि बीजेपी का परचम यहां नहीं लहरा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई गई और वहीं जो है जम्मू कश्मीर की अब बागडोर एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला संभालेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, अब जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो है तकरार देखी जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा रहा है धारा 370 का और इसको लेकर जीत के बाद से ही इंडिया गठबंधन की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या उनके पिता की बात करें, वो हमलावर रहे हैं। और अब देखना होगा कि सरकार बदलने के बाद कितना कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की जीत की या यूं कह ले कि शक्ति प्रदर्शन को दिखाता है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बीएस गुलियानी। दल की बैठक आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पंचकुला में संपन्न हुई, जहां पर आधिकारिक तौर पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। कल 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। अमित शाह ने कहा, भाजपा ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 1980 के दशक के बाद भाजपा ने तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बड़ी तादाद में प्रदेश से लोग शामिल होंगे और भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी इसमें भाग लेंगे। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में आज कांग्रेस ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं विनय मिश्रा। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है और आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है यहाँ पे पधारे हुए थे और यहाँ पे संविधान बचाओ सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये इस तरीके का सम्मेलन जो है पूरे प्रदेश में जो है कई जगहों किया गया है। ये 8वां सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर माना जा रहा है तो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरीके से देखा गया है सम्मेलन में, यहाँ पे कांग्रेस के तमाम संभावित प्रत्याशी थे कि जो अपने चुनाव की लड़ने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव किया जाए और जल्द ही अगर माना जा रहा है कि अगर जो चुनाव होने वाला है उस पे यहाँ पे चुनाव पे अपना प्रत्याशी उतार भी सकती है। लेकिन यहाँ पे जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो साफ तौर पे कहा गया है कि अगर सीटों का बंटवारा सही से नहीं होता है तो इसमें यहाँ पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। संवाददाता अजय चौहान दे रहे हैं पूरी जानकारी। पार्टी ने अब जनसंपर्क यात्रा शुरू कर दिया। बता दें, अरविंद केजरीवाल जब से बिहार जेल से आए उसके बाद एक मुख्यालय में आज बैठक की गई, जिसके द्वारा अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर जारी किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो विकास की बात करें उसको रोकने पर सीधे बीजेपी पर
हल्ला बोला है। बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से दिल्ली का जो विकास है रोकने की बात कही गई है। उसके अंदर लेटर को लेकर जो उनके मंत्री और विधायक हैं वो जन संपर्क करेंगे, उनके घर जाकर बताएंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जो विकास की बात की थी, जो विकास अभी तक नहीं हो पाया उसको रोका गया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना जनता को, दिल्ली की जनता को दोबारा से लुभाने का काम शुरू करने वाली है। यानी कि आज से जनसंपर्क स्टार्ट हो गया है। अब देखना होगा कि जो लेटर अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है क्या क्या उसमें बातें हैं और किस तरह से दिल्ली की जनता के लिए जो विकास के काम की बात कही गई है उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे क्या वो पूरे हो पाए हैं या फिर बीजेपी सत्ता हथियाने का भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी किसी भी तरह से दिल्ली के अंदर सत्ता अपनाना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं क्या अभी भी उनके कामों को रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी को लेकर के सवाल खड़े किए, एलजी कई फाइलों पर साइन नहीं करें जो दिल्ली की जनता की समस्याएं वो पूरी की जाए। अब देखना है कि क्या इस लेटर में ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल का लेटर पूरा लेकर के लोगों पर जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली का विकास, अगर बात करें विकास की तो एमसीडी के अंदर भी आजकल गंदगी भरमार पर है। वही अगर बात करें विकास की तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या, बिजली की समस्या भी सामने आ रही है। क्या दोबारा से वही स्टैंड आम आदमी पार्टी अपनाई जा रही है जो पहले भी विकास किया जाता है। अब सवाल है कि उन मुद्दों को कब तक ये बुनाती रहेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले विधानसभा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बात भी सामने आ रही थी। सवाल है कि अब अरविंद केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री चेहरा था बहुत नहीं आ रहा है, लेकिन आतिश उनको लेकर के पहुंचेगी घर घर ताकि लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे। दिल्ली से अजीत चौहान, इंडिया वाइस। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सांप्रदायिक हिंसा मामले में यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 52 दंगाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एहतियात के तौर पर 2 दिनों तक अभी इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं एसटीएफ लगातार दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए नजरें गड़ाए हुए है। शासन ने लापरवाही मामले में सीओ रूपेंद्र गौड़ को भी निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामलों को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से विपक्षियों के निशाने पर आ गई थी। हिंसा को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और डीजीपी प्रशांत कुमार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। अगर बात करें हिंसा की तो यूपी पुलिस ने हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ा एक्शन जारी है। बहराइच में दंगा फैला, दुकानें, अस्पताल और घरों को आग के हवाले किया गया। इससे एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर कार्रवाई के लिए एडीजी एलओ भी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। फिलहाल जो आगजनी और तनाव की स्थिति थी उस पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हिंसा अब पूरी तरह से बंद हो गई है। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार एक्शन में जुटी हुई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 6 दिन बाद दर्ज की गई इस एफआईआर केस में किस किस का नाम एफआईआर में शामिल है, इस पूरी जानकारी दे रहे हैं रामजी सिंह। सियासत को गर्म करने वाला लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव के दौरान हुई थप्पड़ कांड में विधायक योगेश वर्मा के ऊपर जो हमला हुआ था उस हमले को देखते हुए कहीं ना कहीं बीती रात कोतवाली सदर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले 6 दिन से पहले लखीमपुर खीरी में थप्पड़ कांड हुआ था जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिली थी। तरह तरह की चर्चा हो रही थी। विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपना तंज कस रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेफ नहीं है तो आम जनता कहां सेफ होगी। लेकिन आपको बताते चलें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दरबार में जब मामला पहुंचा तो मामले की गंभीरता देखते हुए अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, 4 लोगों को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया और उनसे सारे नाते रिश्ते खत्म कर दिए गए। वहीं जिस घटना को देखते हुए गंभीर धारा में सदर कोतवाली में
मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकायदा विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी जो बनाए गए हैं अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह और दो इनके भाई हैं जो अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आखिर आने वाला समय किस करवट बैठेगा। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। बलरामपुर में मां बेटे की हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार पाल। एक दिल दहला देने वाली घटना आई है जहां मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सुनार गांव में एक मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि उसके शव को कमरे में बंद कर हत्या आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि ये मकान गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना था। चारों तरफ से गन्ने लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस अब आला कत्ल हथियार को गन्ने के खेत में ढूंढ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी, अपर पुलिस अधीक्षक फोरेंसिक की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि हत्या आरोपी अभी मौके से फरार है। पुलिस की पकड़ से अभी कोसों दूर है। हालांकि पुलिस अब हत्यारे को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद के चलते किया गया है। हालांकि मौके पर पत्नी और उसके बच्चे फरार हैं। हालांकि घटनास्थल पर चूड़ी के कई टुकड़े भी पुलिस को बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस का संदेह है कि पत्नी के द्वारा ये हत्या की गई है, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, हत्या आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। अशोक पाल, इंडिया वॉइस, बलरामपुर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो दुर्ग जिले में इन दिनों फिर से जलेबी रंग के नाम पर लोगों को इंडस्ट्रियल कलर एसेंस परोसा जा रहा है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता श्रीकांत दास ने और पूरी जानकारी दे रहे हैं विस्तार से। फिर से एक बार जलेबी रंग के नाम पर बिकने वाला केमिकल युक्त कलर फिर से बाजार में लौट चुका है। आपको बताते चले कि लगभग 6 महीने पहले हमारे द्वारा चैनल में जलेबी रंग को लेकर के खबर बनाई गई थी, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा फौरी तौर पे कुछ कार्रवाई कुछ दुकानों पे पेनल्टी किया गया था, परंतु उसके बाद से उनकी उदासीनता की वजह से आज फिर से वो जलेबी रंग 6 महीने बाद वापस आ चुकी है। दर्शकों को बताते चले कि जो जलेबी रंग का उपयोग जो होता है, मोमोज हो गए, जलेबी हो गया, मिठाइयां हो गई, बिरयानी जैसे वेज बिरयानी, अलग अलग तरीके जिसमें जलेबी रंग जो डाला जाता है वहां पे इसका उपयोग होता है। जब हमारे द्वारा जब इस विशेषज्ञ से बात की गई, डॉक्टर से बात की गई, तो वहां पे उनका साफ तौर पे कहना था कि इसका जो साइड इफेक्ट है बच्चों में साफ तौर पे दिखता है, महिलाओं में कैंसर जैसे संबंधित जो बीमारियां होती है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। आपको बताते चले कि ये जलेबी रंग का जो उपयोग है वो केमिकल युक्त है, उसका उपयोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता था। आपको बताते चले कि दुर्ग जिले में 4 जोन में बांटा है, जिसमें 4 फूड सेफ्टी अधिकारी हैं और हर फूड सेफ्टी अधिकारी का अलग अलग एरिया बंधा हुआ। उसके बाद भी फूड सेफ्टी अधिकारी सही तरीके से अगर अपने काम करते तो आज ये 6 महीने बाद फिर से जलेबी रंग के नाम पर बिकने वाला केमिकल मार्केट में नहीं आ पाता। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग से। मेरठ में शराब कारोबार के कैशियर से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। अनाप कंकरखेड़ा क्षेत्र में दिन निकलते ही लूट को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, शराब कारोबारी पॉन्टी चड्डा के कैशियर से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, अंकुर सोम पीड़ित कैशियर जगह जगह से कलेक्शन कर अपना सरदने की तरफ जा रहा था। वहीं कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र पे खिरवा रोड पर उसको रोककर 3 अज्ञात बदमाशों ने उससे 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी विपिन टाडा और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मामले को संज्ञान लेते हुए इसमें 3 टीमें गठित की हैं और जगह जगह सीसी फुटेज लगे हुए हैं और वहां पर फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बदमाशों की धरपकड़ करने के लिए 3 टीमें भी लगाई गई हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रायबरेली में सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मी की मौत को लेकर प्रदर्शन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। पंचायती ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की आज जोरदार
प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाते हुए बीडीओ और एडीओ पंचायत पर कहा गया है कि उनको ऑनलाइन हाजिरी तो ली जाती है लेकिन उनको अवकाश नहीं दिया जाता, जिसके चलते उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते उनके एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, जिसको लेकर उनका आज डलमऊ ब्लॉक में जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष कर्मचारी इकट्ठा रहे। बता दें कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का आज उग्र प्रदर्शन देखा गया, उस पर कहीं न कहीं जो पंचायती राज विभाग है वो कहीं न कहीं उसमें खलबली भी देखने को मिली है। बता दें कि बातचीत के दौरान जो पदाधिकारी थे पंचायती राज कर्मचारी संघ के, उन्होंने एडीओ पंचायत और डलमऊ बीडीओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां तक कि अगर सफाई कर्मचारियों को दवा और इलाज कराना हो तब भी उनको अवकाश नहीं दिया जाता और ऐसे में उन्होंने प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से आज सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन रहा है, उससे कहीं न कहीं पंचायती राज विभाग में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी इकट्ठा होकर उन्होंने आरोप लगाते हुए बीडीओ पर और एडीओ पंचायत पर कहा है कि उनका शोषण किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। सिद्धार्थनगर जिले में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले के बासी में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। किताबें बेच दी गई जो कि गरीबों को बच्चों के बांटने के लिए दी जाती है, फ्री में निःशुल्क बांटी जाती है। ऐसे में 10 कुंटल से अधिक किताबें कबाड़ की दुकान पे मिली। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे पहुंचती है, उस किताब को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आती है। अब देखने की बात यह है, जो एक कहावत कही है कि जो है बड़ी मछली बच जाती है, छोटी मछली पकड़ जाती है। अब उसको चरितार्थ करते हुए छोटी मछली जैसे कि छोटे कर्मचारियों को उसमें फंसा दिया गया, जबकि ये मामला बड़े कर्मचारियों बीएस से एबीएस से के नॉलेज में होगा तब इस तरह का मामला जो किताब वो कबाड़ की दुकान पे मिला, जो कि छोटे कर्मचारियों को उसमें जो है कार्रवाई की गई। ऐसे में तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस विकास खंड के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया, किताबें कबाड़ के दुकान पे बेच दी गई, जो है 10 रुपये किलो के हिसाब से सारी किताबें बेच दी गई, जो कि बच्चों का भविष्य उससे बनता, कोई डीएम बनता, कलेक्टर बनता, एसपी बनता। तो ऐसे में इस तरह से किताबें जो बेची गई, तो ये कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ये किताबें कबाड़ की दुकान पे पहुंची। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और गार्बेज पॉइंट निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी और प्रशासन नगर निगम सिविल बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की। बैठक में क्या कुछ कहा, संवाददाता धनराज गर्ग दे रहे हैं पूरी जानकारी। देहरादून के जिलाधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिएगा कि जिलाधिकारी सविन बंसल लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं और निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ की जाए। और वहीं आज देखिएगा कि जो सविन बंसल हैं उन्होंने नगर निगम में एक बैठक ली है और बैठक के दौरान जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि हाल ही में सविन बंसल ने जो कंपनी स्ट्रीट लाइट का कार्य करती थी उसको हटाकर ये कार्य नगर निगम को सौंपा था और नगर निगम की तरफ से जो वाहन है वो भी 100 वार्ड के लिए जारी किए गए थे, यानी कि जो वाहन थे उनको हरी झंडी दिखाकर सविन बंसल ने निकाला था। और उसके बाद लगातार जो वाहन है वो मोहल्लों में जाकर यानी कि वार्डों में जाकर जो लाइटें बंद पड़ी हैं स्ट्रीट लाइटें उनको सही करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ से लगातार जिलाधिकारी को शिकायतें मिल रही थी कि अभी भी जो स्ट्रीट लाइटें। रामपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद जयप्रदा मामले पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि जयप्रदा पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान केस दर्ज हुआ था। सुनवाई में क्या कुछ फैसला आया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेश दिवाकर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने आज 88 पुलिस कर्मियों की फेरबदल करते हुए नए जगहों पर तैनाती की है। बता दें कि जिस तरह से उनका ये तबादला एक्सप्रेस चला है उससे साफ तौर से उन्होंने अपनी नीयत जाहिर कर दी है कि रायबरेली में जो बदहाल पुलिसिंग व्यवस्था है उसको पटरी पर लाने का ये पहला नमूना है।
साफ तौर से कह सकते हैं कि रायबरेली जिले में जिस तरह से कानून का राज होना चाहिए वो नहीं है। हत्या लूट जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जब से रायबरेली का पद संभालने के बाद डॉक्टर यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी तक कोई फेरबदल नहीं किया गया था पुलिस महकमे में, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि नवरात्रि के बाद पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कायम रखने के लिए, रायबरेली जिले में कानून का राज कायम करने के लिए उनके द्वारा ये फेरबदल किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली मेरठ में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। चरम सीमा पर है। आपको बता दें, मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट मामले में 28 लाख रुपए की साइबर ठगों ने ठगी की है। और आपको बता दें, साइबर ठगों ने उसको फोन कर बताया खुद को आईपीएस सुनील कुमार गौतम बात कर रहे हैं और आपको दिल्ली हेडक्वार्टर से फोन आएगा। आपका आधार कार्ड में एक नंबर गलत है जिसको जो है अनलीगल काम उससे हो रहे हैं, आपके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज भी की गई है। उसको बिल्कुल बुरी तरीके से डरा दिया गया है, जिसके बाद उसने अपने अकाउंट से 28 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए थे। झारखंड गैंगस्टर अमन साहू के गिरफ्तार होते ही उसके सहयोगी सक्रिय हो गए हैं और अमन का फेसबुक अकाउंट मलेशिया से हैंडल किया जा रहा है। संवाददाता मनोज शुक्ला दे रहे हैं पूरी जानकारी। रायपुर पुलिस झारखंड से लेकर आई प्रोडक्शन रिमांड पर। इसके बाद रायपुर पुलिस ने अमन साहू को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय द्वारा रायपुर पुलिस को 5 दिन की रिमांड अमन साहू की मिली। इसके बाद अमन साहू गैंग के करीबी सक्रिय नजर आने लगे। जी हां, दरअसल ट्रांजिट रिमांड पर जब रायपुर पुलिस अमन साहू को लेकर रायपुर आई थी, उस वक्त का फोटो आज सोशल मीडिया के अकाउंट पर मलेशिया से सुनील राणा द्वारा डाला गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमन साहू का गैंग सिर्फ अपने ही देश नहीं विदेशों में भी एक्टिव नजर आता है। उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमन साहू की गिरफ्तार। रुदौली के गनौली सहकारी गन्ना समिति में डायरेक्टर पदों के लिए मतदान हुआ। खबर पर विस्तार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनय मिश्रा। के गन्ना समिति गनौली में जो है आज डायरेक्टर पद के लिए जो है चुनाव हो रहा है और यहाँ पे 11 सेक्टर बांटे गए थे। 11 सेक्टर में से 10 सेक्टरों को जो है निर्विरोध जो है डायरेक्टर चुन लिए गए हैं और एक सेक्टर अख्तियारपुर का है जिसपे जो है आज यहाँ मतदाता लोग वोट डाल रहे हैं और यहाँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की वोट डाला जाएगा और 4 बजे के बाद जो मतदान के जो वोट की गिनती होगी उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन डायरेक्टर बना है। और यहाँ पे कल सुबह गुरुवार को जो है यहाँ पे चेयरमैन पद के लिए जो है रामपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद जयप्रदा पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि जयप्रदा के मामले में साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान केस दर्ज हुआ था। सुनवाई में क्या कुछ फैसला आया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं सुरेश दिवाकर। रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। जयप्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन करने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि आचार संहिता के दौरान जयप्रदा ने एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद उड़नदस्ता निगरानी की टीम के द्वारा नगर कोतवाली जो स्वार की कोतवाली है। रायबरेली में एसपी के निर्देश पर कई थानों के थानेदार के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता राजू तिवारी ने। रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने आज 88 पुलिस कर्मियों की फेरबदल करते हुए नए जगहों पर तैनाती की है। बता दें कि जिस तरह से उनका ये तबादला एक्सप्रेस चला है उससे साफ तौर से उन्होंने अपनी नीयत जाहिर कर दी है कि रायबरेली में जो बदहाल पुलिसिंग व्यवस्था है उसको पटरी पर लाने का ये पहला नमूना है। साफ तौर से कह सकते हैं कि रायबरेली जिले में जिस तरह से कानून का राज होना चाहिए वो नहीं है। हत्या लूट जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जब से रायबरेली का फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।